Today we are going to solve the UPSC paper again. It is English compulsory 2023. Alright, so let's start. एक बार पेपर डाउनलोड हो जाए फिर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे इसकी जितनी भी ग्रामर है वो, ठीक है। अब सिमिलरली वी कैन सी कि क्वेश्चन पेपर है, इसको 300 नंबर का है, कंपलसरी है ये जस्ट, एंड ओनली पास करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट एन ऐसे ऑन 600 वर्ड्स ऑफ एनी फॉलोइंग टॉपिक। कोई भी टॉपिक ले लो। पहला टॉपिक है OTT एंड द फ्यूचर मल्टीप्लेक्सेस, ग्लोबल वार्मिंग, अनइक्वल वर्ल्ड, सोशल मीडिया एंड द मार्केटिंग ऑफ सेल्फ, and happiness of the state of mind. Second है read the passage carefully and question के answers देने. It must be emphasized that right have a corresponding duty well as obligations. The two are connected. Rights and duty citizen are two sides of the same coin. तो ये जो पैसेज है राइट्स और ड्यूटीज़ के ऊपर है. यू शुड जस्ट रीड दैट पैसेज एंड देन गिव द आंसर. फर्स्ट है व्हाट इज़ कोरिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी. तो हम ऊपर ही ऊपर चलते हैं पहली लाइन में कि इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट राइट हैव करस्पॉन्डिंग ड्यूटी एज वेल एज ऑब्लिगेशन. द टू आर कोरिलेटेड. ओके, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग है इसलिए ये कोरिलेटेड, ठीक है. राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन. तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक. सेकेंड है कि इन्यूमरेट द ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट मेंशन इन द पैसेज. अब हमें मेंशन ड्यूटी क्या क्या है. तो सेकेंडली लॉजिक ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटी ऑल्सो. एक मिनट ड्यूटीज़ बतानी है ना. द एम्फेसाइज द राइट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंड द ऑब्लिगेशन. द टू आर द कोरिलेटेड. माई राइट्स इन्वॉल्व a duty on her part of the others respect my rights and also a duty on the part of the respect of similar rights. Society with principle of he who take gives and who gives takes. So indeed my right is part of the parcel of good of the members of society. So we cannot say and I have sufficient. It is the duty of the every one of us that we must develop our personality so as to be able to contribute to best of the society. एक ये ड्यूटी हो गई. एंड द बेस्ट वे ऑफ कैन कॉन्ट्रीब्यूट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अनस्क्रूपुलसली. ये ड्यूटीज़ है, फॉलोइंग ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे. सोशल स्ट्रोक इज़ है बाय फॉलोइंग ड्यूटीज़. ये बता रही कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पोइट बट बाय बीइंग वन सेल्फ आई मे नॉट सक्सीडेड इन लाइफ बट इफ़ आई हैव गिवन द सफिशिएंट इंडिकेशन ऑफ सिंसियर एफर्ट टू मेक सच कॉन्ट्रीब्यूशन so able to contribute to best society. Available valuable judgment on the various issue of confronting. One must pay one's tax. ये भी एक ड्यूटी है. Interfering with the similar rights so long the state help in fostering the climate conducive happiness of the individual and also help maintaining law and order. So perform their public duty. ये public duty हो गई, ठीक है. एंड यहाँ पर सारी ये ड्यूटीज़ हैं हमारे पास जो हमने मेंशन की है. नेक्स्ट है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन टुवर्ड द नेशन. तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है नेशन की तरफ हमारी. सी यहाँ दी होंगी कहीं ना कहीं. वैल्यूएबल जजमेंट, नेसेसरी रिकॉग्नाइजिंग. तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेयर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर ये तो नहीं है. कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एनरिचमेंट ऑफ सिटीजन्स. अब ये है व्हाट आर सिटीजन टूवर्ड द नेशन. तो सिटीजन का यहाँ पर बताया गया है कि दीज आर ऑब्लिगेशन बाय बीइंग रेसिप्रोकल कैरेक्टर डू नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स. सो राइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम माई ड्यूटीज़ एंड ए स्टेट इज विच सिटीजन केयर मोर अबाउट द राइट्स एंड लेस अबाउट देयर ड्यूटी रिमेन्स ए प्रिकेरियस सिचुएशन. एंड सिटीजन जहाँ जहाँ दे रखा है उसको आप ढूंढेंगे यहाँ पे और देन उसके अकॉर्डिंग आपको सारा लिखना है, ठीक है. देन अगला है कि एलॉबरेट द प्रिंसिपल ऑन विच सोसाइटी वर्क्स. तो सोसाइटी कैसे वर्क करती है, ठीक है. तो देखो सोसाइटी डज नॉट सिक्योर मी द राइट, इट डिरोगेट मी फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बींग माई कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर. इट इज़ ओनली अप्रीहेंशन ऑफ द इक्वेशन बिटवीन इंडिविजुअल फंक्शन एंड सोशल वेलबींग. तो सोसाइटी दैट ए ट्रू थ्योरी ऑफ राइट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड सोसाइटी कैन बी बिल्ड ऑन स्टेबल फाउंडेशन. तो यहाँ पे आपको सोसाइटी के बारे में बताना है कैसे ये वर्क करती है, ठीक है. एंड राइट द मीनिंग ऑफ ईडियम लीव नो स्टोन अनटर्न. मतलब आप जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी भी चीज़ को आपको अनटर्न मतलब आपको ऐसा काम करना है कि आपने कोई भी मतलब अपनी हार्डवर्क करना है. लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि यू डिड द हार्डवर्क to do that work and you given your 100% for that. That is a leave no stone unturned. Okay, तो मीनिंग बताना था. अब है
मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 लेंथ में बतानी है. लाइक ऑल द सिंस एक्सेप्ट द प्राइड एंगर इन द प्रिवर्शन कॉज बाय प्राइड ऑफ समथिंग इन आवर नेचर विच इज़ इटसेल्फ इनोसेंट नेसेसरी टू आवर own existence and good does, while everyone is proud in same way, each of us angry or lustful or envious in his own way. Natural innocent anger is necessary reaction of the creature when its survival threatened by the attack of another creature. ये सर्वाइवल पर कोई मतलब प्रेसेस दिया गया है. इसमें रिफ्लेक्स रिएक्शन एंड रियल सिचुएशन थ्रेट डेंजर एंड सून थ्रेट इज रिमूव्ड एंगर सबसाइड्स नो एनिमल लेट्स द सन गो डाउन अपॉन इट्स ब्रेथ. तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर है कोई ऐसे पैसेज है और इसको आपको प्रेसिज मतलब 1/3 में इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, फिर आपको अभी ये बाद में करेंगे. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंज ओरिजिनल. अब हमारे पास सबसे पहला है कि द बुक कंप्राइजेज ऑफ 12 चैप्टर. ठीक है, तो ये लिखेंगे हम बुक comprises of 12 chapters. ठीक है, द बुक comprises of 12 chapters. द करेक्ट आंसर विल बी नो प्रपोजिशन यूज में नहीं लेनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा द बुक comprises 12 chapters only. ठीक है, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज़ नो प्रपोजिशन. तो यहाँ पे आपको प्रपोजिशन यूज में नहीं लेनी है और आपको आंसर देना है कि द बुक कंप्राइजेस ऑफ नहीं आएगा, द बुक कंप्राइजेस 12 चैप्टर ओनली आएगा. ठीक है, अगला है ही स्कार्सली कम्स टू सी मी नाउ. ही स्कार्सली कम टू सी मी नाउ. तो यहाँ पर आ जाएगा ही स्कार्सली कम टू सी मी नाउ का आंसर क्या आ जाएगा. स्कार्सली के साथ ही स्कार्सली कम्स टू सी मी नाउ. ही स्कार्सली कम टू सी मी नाउ का आंसर हो जाएगा स्कार्सली ही कम्स टू सी मी नाउ. तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी किससे, स्कार्सली से, और यहाँ हो जाएगा स्कार्सली ही कम्स टू सी मी नाउ. ओके, स्टार्टिंग स्कार्सली से हो जाएगी. स्कार्सली ही कम्स टू सी मी नाउ. और नेक्स्ट जो है इफ़ आई विल हैव टाइम, आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हेन आई हैव द टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन. इफ़ की जगह क्या आएगा, व्हेन आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ विल इन द कंडीशन और एक्शन इज लाइक पुट व्हेन आई हैव द टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा शैल हैव गिवन सेंटेंस में व्हेन आई हैव द टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन. इफ़ की जगह आपको व्हेन लगाना है. ठीक है, और अब नेक्स्ट है ही bought the book before he met me. और यहाँ पर आ जाएगा he had bought the book before he met me. तो ये क्या आएगा, he had bought the book before he met me, मुझसे मिलने से पहले. तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ रही है तो पहले had bought आएगा. ठीक है,
यहाँ पे पहले हेड वर्ड आ जाएगा। एंड आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी। आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी, तो आई फाउंड आउट दैट ही वॉज गिल्टी। आई फाउंड आउट दैट ही वॉज गिल्टी। ओके, फाउंड आउट ही वॉज, अब फाउंड है ना, फाउंड है तो सेकेंड फॉर्म में पास्ट में जा रहा है, तो इसके साथ फाउंड के साथ आप इस तो लगा नहीं सकते। सो आई फाउंड आउट दैट ही वॉज गिल्टी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है शी इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा शी इज़ सीनियर टू मी ओनली, टू मी इन सर्विस। ओके, और देन व्हेन आता नहीं, शी इज़ सीनियर देन नहीं आएगा, टू आएगा। ठीक है, नाउ है शेक्सपियर इज़ कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। शेक्सपियर इज़ कालिदास ऑफ इंग्लिश, तो ये हो जाएगा कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर इज़ कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जगह आ जाएगा द कालिदास भी आ सकता है। शेक्सपियर इज़ द कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो केवल कालिदास की जगह आप द कालिदास यूज़ में लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया होता है, तो वैसे ही शेक्सपियर इज़ द कालिदास ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, होम इज़ प्लेस वेयर वी अर्न ओवर ग्रेस। तो इसका हो जाएगा होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, होम इज़ वेयर वी हैव गैदर ग्रेस। ठीक है, या हम कह सकते हैं होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ओवर ग्रेस। ठीक है, होम इज़ प्लेस नहीं आएगा, होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ओवर ग्रेस। होम इज़ प्लेस वेयर वी अर्न ओवर ग्रेस नहीं आएगा, होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ओवर ग्रेस, वी हैव टू गैदर ओवर ग्रेस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट डे, while I was traveling in a train, piece of luggage fell on my head. ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा while I was traveling in train, a piece of luggage fell on my hand. A piece of luggage fell on my head. piece of luggage की जगह क्या आएगा, a piece of luggage. ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फॉर ए वीक। तो इसका आंसर आ जाएगा वन ऑफ द स्टूडेंट। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 मिनट, one of the students was absent for a week। तो यहाँ पे was आना चाहिए, word नहीं आएगा,
क्योंकि देखो वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब सब में से एक ना, तो वॉज आएगा, ठीक है, बस इसमें यही करेक्शन था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सप्लाई द मिसिंग वर्ड है नेक्स्ट। द रेगुलेशन अप्लाई, द रेगुलेशंस अप्लाई डैश 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 ऑल द एम्प्लॉयज़। द रेगुलेशन अप्लाइज फॉर ऑल द वर्कर्स, फॉर आएगा, फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ भी बोल सकते हैं, वर्कर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाई आर यू अफ्रेड माई सिस्टर, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ माई सिस्टर, ठीक है, ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा द डिसीजंस डिपेंड्स डैश 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 द स्टेटमेंट ऑफ द witness. The decisions when any witness appear before the court, he needs to give the wait a minute. The decision depends on the statement of witness, ठीक है, on the witness on आएगा यहाँ पे। The decision depends on the statement of the witness. Okay, next is the train will depart. The train will depart platform number 5. The plane will depart from the plane. The train will depart. The train will depart after 5 minutes. Wait, the train will depart after platform number 5. The train will depart platform number 5. The train will depart platform number 5. The train will depart platform, इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, डिपार्चर है ये, तो यहाँ पे आएगा द ट्रेन विल डिपार्ट प्लेटफॉर्म नंबर 5. द ट्रेन विल डिपार्ट आफ्टर प्लेटफॉर्म नंबर 5. ये सही है वैसे, डिपार्ट प्लेटफॉर्म नंबर 5. ओके, तो यहाँ पर द ट्रेन विल डिपार्ट आफ्टर प्लेटफॉर्म नंबर 5. You should think the matter again. About आ सकता है, you should think about the matter again. ओके, या ऑफ भी आ सकता है, यू शुड थिंक ऑफ द मैटर अगेन, यू शुड थिंक अबाउट द मैटर अगेन. और द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5 भी आ सकता है, ठीक है. नीचे आ जाते हैं हम, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में. माई फादर एट्टी years old next Monday. My father यहाँ पर है बी, है ना, माई फादर विल हो सकता है. नेक्स्ट मंडे है तो विल यूज़ में लेंगे हम.
ओके, क्योंकि बी है तो बी में विल भी आ सकता है। माई फादर विल बी 80 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक जा रहा है। माई मदर 42 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे। एक मिनट, माई फादर विल बी, माई फादर गोज फॉर ए, हाँ एक मिनट, माई फादर इज 90, यहाँ पर आएगा विल एग्जैक्टली। माई फादर विल बी 80, माई फादर विल 80 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, क्योंकि वो नेक्स्ट मंडे की तरफ जा रहा है इसलिए ये हो जाएगा विल, यहाँ विल लगेगा। बी की फॉर्म लगानी है हमें। माई फादर विल हैव 80 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे, विल हैव भी लगा सकते हैं। माई फादर 80 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे, ओके। विल हैव, आई थिंक विल हैव विल बी द आंसर। विल बी की जगह विल हैव भी लग सकता है। माई फादर विल 80 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंडे, विल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है द वर्कमैन repair the road near our house, repairing, the workmen repairing the road near our house, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रहा है वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है वी वेट for you since yesterday, we waited for you since yesterday, since है तो हमें सेकेंड फॉर्म में जाना, मतलब पास्ट फॉर्म में जाना था, तो we waited for you since yesterday। नेक्स्ट है she read the newspaper when I saw her, she was reading a newspaper, she was reading a newspaper when I saw her, okay, she was reading a newspaper, वहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो आगे was reading आ जाएगा। if water freezes it turns to ice, so यहाँ आ जाएगा freezes turns, ओके। if water freezes it turns to ice, टर्न नहीं आएगा, टर्न्स आ जाएगा। अब है एंटोनिम बताना है हमें। पहला है इमाइग्रेशन, ठीक है। एंटोनिम क्या है? इमाइग्रेशन का एंटोनिम है, एंटोनिम ऑफ इमाइग्रेशन इज़ कमिंग, अप्रोच और एंट्रेंस। इमाइग्रेशन का सिनोनिम तो होगा एक्सोडस होना, डायस्पोरा को भी हम इमाइग्रेशन कहते हैं, डिपार्चर को भी कहते हैं, फ्लाइट्स को भी कहते हैं, इवैक्यूएशन को भी। लेकिन एंटोनिम क्या होता है इमाइग्रेशन का? कमिंग, अप्रोच एंड एंट्रेंस। कमिंग भी होता है, अप्रोच भी होता है और एंट्रेंस भी होता है, ठीक। और नेक्स्ट है निगेटिव का, पॉजिटिव हो जाएगा। प्रूडेंस का क्या होगा? प्रूडेंस का एंटोनिम, तो प्रूडेंस का हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा रैकलेस, या फोली भी कह सकते हैं, रैकलेस। जो प्रूडेंस होता है इसका सिमिलर तो होता है केयरफुलनेस, कोशियस, केयर, सर्कमस्पेक्शन और कोर्टियसनेस, बट इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा रैकलेसनेस, ठीक है, रैकलेसनेस हो जाएगा। इम्प्रूडेंट भी हो सकता है, इम्प्रूडेंट, केयरलेस भी हो सकता है,
और जो मतलब इसका सिनोनिम है वो इंटेलिजेंट, जुडिशियस, डिस्क्रीट, सेंसिबल, सरकमपैक्ट, वाइज, जजमेंटल, ठीक है, जजमेंटिकल सॉरी। और अब है इनफेरल, इनफर्नल। इनफर्नल का क्या बताना है हमें, एंटोनिम बताना है। तो इनफर्नल जो होता है, देखो इनफर्नल जो होता है इसका सिनोनिम जो होता है गॉडली होता है इनफर्नल का, एडमायरेबल होता है, वंडरफुल होता है, गॉड लाइक बोल सकते हैं, एंजेलिक भी बोल सकते, सॉरी अपोजिट होता है इनफर्नल का, अपोजिट जो होता है वो होता है एंजेलिक, गॉड लाइक, मर्सीफुल, एग्रीबल, प्लीजेंट, बेनेवोलेंट भी कह सकते हैं गॉड लाइक को हम, वंडरफुल भी कह सकते हैं, एडमायरेबल भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सिमिलर होगा इनफर्नल का, कर्स्ड बोल सकते हैं, टेरिबल, आवफुल, डैमेनेबल, ब्लास्टेड, रोटन, ठीक। अब है मैंडेटरी का एंटोनिम। मैंडेटरी का जो एंटोनिम है, सिमिलर वर्ड्स हो गया, मैंडेटरी जो है, ठीक है। मैंडेटरी में हम, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होना, इनसिग्निफिकेंट नहीं, मैंडेटरी तो सिग्निफिकेंट होता है, बट इसका अपोजिट जो होगा वो अनवांटेड हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी हो जाएगा, इलेक्टिव हो जाएगा, अननीडेड भी हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन, rewrite the directed without changing the meaning. Few students knew the answer, तो ये हो जाएगा, टैग क्वेश्चन बनाना है ना हमें, तो टैग क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। डिडंट दे, क्या बनेगा, डिडंट दे, डिड दे, आरंट दे, इजंट इट, तो यहाँ पे हम डिड बना सकते हैं। फ्यू स्टूडेंट न्यू द आंसर, न्यू हमारे पास सेकंड फॉर्म है। अब जैसे ही सेकंड फॉर्म है मतलब हम पास प्रेजेंट के अंदर देखेंगे, नेगेटिव के अंदर जाएंगे, डू डज यूज़ में लेते हैं, पास्ट के अंदर हम डिड को यूज़ में लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे डिडंट दे, डिड दे, आरंट दे, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल बी the problem is very complex, it cannot be solved easily। इसको क्या करना था, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना था, टू और टू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज सो डिफ़िकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व, ये ना, द प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, आई कुडेंट बी सॉल्व ईजीली, तो मैंने इसको सो दैट में तो कन्वर्ट कर ही लिया। अब है द प्रॉब्लम वॉज टू डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व, द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पर इज़ लिखा हुआ है, तो इज़ टू कॉम्प्लेक्स, द प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व। अगला है ही लॉस्ट his purse, he lost his bicycle। यहाँ पे आएगा नॉट ओनली ही लॉस्ट हिज टिकट, मतलब पर्स, बट ऑल्सो ही लॉस्ट हिज बाईसाइकिल, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट, द टीचर said something is better than nothing, तो ये हो जाएगा something is better than nothing, चेंज इनटू इनडायरेक्ट इस चीज़ में, द टीचर सेड दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये एक यूनिवर्सल सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करते हम कभी भी, ठीक।
अब है somebody stole my laptop, ठीक है, तो somebody stole my laptop, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या करना है इसका, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करना है, माई लैपटॉप वॉज स्टोलन बाय समबॉडी, ऑलराइट। अब हम आ जाते हैं, ही रैन वेरी फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट, he did not want to miss the last train, so as का यूज़ में लेना है, he didn't want to miss the train, he ran fast, आंसर बताना था कि he ran very fast, he did not want to miss the last train, rewrite the sentence using so as, so और as के साथ से यूज़ में लेना है, तो यहाँ पे अगेन आई एम राइटिंग, ही ran यूज़ क्या करना है, सो एस, सो ही डिडंट वांट टू मिस द ट्रेन, सो ही ran फास्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, ही रैन वेरी फास्ट, ही डिड नॉट वांट टू मिस द लास्ट ट्रेन, सो यहाँ पे आ जाएगा, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ट्रेन, सो ही रैन फास्ट, ओके, सो ही रैन फास्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज फिजिक्स, क्वेश्चन क्या है, physics is the most interesting of all subjects I study, तो इसका आंसर आएगा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें कंबाइन क्या करना था, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स टू स्टडी भी बोल सकते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग इज कंपैरेटिव, रीराइट द यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट आई स्टडी, मोस्ट है यहाँ पे, तो इससे हम लिख सकते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, फिजिक्स इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अमंग ऑल अदर सब्जेक्ट, हाँ अमंग यूज़ में ले सकते हैं कंपैरेटिव के लिए, फिजिक्स इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अमंग ऑल अदर सब्जेक्ट, ये सुपरलेटिव यूज़ में ले लिया हमने। अब अगला है, माई फ्रेंड does not think, he does not smoke, so my friend यहाँ पे आएगा, I think you should ask like my friend, क्या है यहाँ पे, my friend does not drink, he does not smoke, so my friend neither drink nor, sorry, my friend nor drink neither smoke, okay। अगला आ जाएगा, सॉरी, वर्क हार्ड, you will not succeed, work hard, you will not succeed in
लाइफ। वर्क हार्ड अनलेस यू विल नॉट सक्सीड, यहाँ पे हमने अनलेस यूज़ में लेना था। वर्क हार्ड अनलेस यू विल नॉट सक्सीड, वर्क हार्ड अनलेस यू विल नॉट सक्सीड, इन लाइफ भी लगा सकते हैं। वर्क हार्ड अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब लास्ट है आई हैव सम ड्यूटीज मस्ट परफॉर्म देम, आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, तो यहाँ पे हमें रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जब भी हम यूज़ में लेते हैं तो टू का यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, इन्फिनेटिव में हमेशा टू का यूज़ में लेते हैं, टू प्लस वर्ब, ठीक है, दैट इज़ द इन्फिनेटिव। ये हो गया आपका ख़त्म। अब यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस। अब है क्वारंटाइन, है ना, क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन के ऊपर है सेंटेंस बनाना है ना हमें, तो हम बना सकते हैं ए क्वारंटाइन इज़ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल एनिमल एंड गुड विच इज़ इंटेंडेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ और पेस्ट, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरोडी, नेक्स्ट है हमारे पास पैरोडी, तो पैरोडी में हम लिखेंगे एक पीस ऑफ राइटिंग को हम पैरोडी कहते हैं। यहाँ हो जाएगा द मीनिंग ऑफ पैरोडी इज़ ए लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क इन विच द स्टाइल ऑफ ऑथर और वर्क इज़ क्लोजली इमिटेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट इन द रिडिकूल और इन ए रिडिकूल, तो ये एज ए सेंटेंस भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज़ी से, शीघ्रता से, इसको हम लिख सकते हैं द मीनिंग ऑफ एक्सपेडाइट इज़ टू एक्सेलरेट द प्रोसेस और प्रोग्रेस ऑफ, तो प्रोग्रेस ऑफ को भी कहते हैं एक्सपेडाइट, तो बना देंगे, तो एक्सपेडाइट समथिंग इज़ टू मेक इट गो फास्टर, वी कैन राइट दिस ऑल्सो। एंड नाउ नेक्स्ट इज गुलिबल, गुलिबल गुलिबल का मतलब है यूज अबाउट ए पर्सन बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू ईजीली, दैट इज़ गुलिबल। सो गुलिबल जो होता है दैट इज़ ईजीली डिसीव और ट्रिक्ड एंड टू विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग दैट अदर पीपल। सो द मीनिंग ऑफ गुलिबल इज़ ईजीली ड्यूप्ड और चीटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव डिसिसिव भी कह सकते हैं, और इसको सेंटेंस में लेना हो तो कैसे लेंगे, द एडवर्टाइजमेंट इज़ एम एट गुलिबल यंग वुमेन, ओके, ये इसको हमने सेंटेंस में ले लिया। अब है वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है सत्य, सही होने का गुण, ठीक है, वेरासिटी, तो इसको सेंटेंस में लेते हैं द मीनिंग ऑफ वेरासिटी इज़ कन्फर्मिटी विथ ट्रूथ और फैक्ट, ठीक है। तो वेरेसियस डिस्क्राइब समवन सुपर हंग्री, ये वेरासिटी एज ए मतलब टेस्ट होता है वैसे इसका। योर अल्टीमेट सोर्स फॉर द साइबर सिक्योर आईपी वीडियो ट्रांसमिशन प्रोडक्ट इज़ ए वेरासिटी, वेरासिटी को कहाँ यूज़ में लेंगे हम, हैबिचुअल ट्रूथफुलनेस, दैट इज़ द वेरासिटी, ठीक है, वी कैन मेक ऑन द सेंटेंस ओवर। नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड, जो ब्लैंक है, द कोलिशन गवर्नमेंट होगा, कोलिजन नहीं होता है, द कोलिशन गवर्नमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, द सन इज़ फर्दर फ्रॉम द मून, इट इज़ फार्दर नॉट फर्दर, ओके, इट इज़ फार्दर मतलब दूर होना, ओके। तो फार्दर जो होता है, फार्दर का मीनिंग क्या होता है, फार्दर का मतलब होता है कि डिस्टेंस, ठीक है, और इसलिए फार्दर आएगा। वी रीच्ड ऑन एमिकेबल एग्रीमेंट, एमिएबल नहीं एमिकेबल, क्या एमिकेबल, वी रीच्ड एमिकेबल, वी रीच्ड मतलब स्नेही, फ्रेंडली वे, वी रीच्ड एमिकेबल एग्रीमेंट। और अगर हम एमिएबल को देखें, एमिएबल का मतलब क्या है, एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण या मिलन, एमिएबल भी सेम है, मिलनसार। वी रीच्ड एन एमिएबल एग्रीमेंट, या फिर वी
एमिकेबल एग्रीमेंट के लिए क्या यूज में होगा, इससे देखना पड़ेगा। ठीक है, एमिकेबल ही यूज में लेते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी में बताया गया है कि इट इज़ यूज एमिकेबल। तो जब भी हम एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे तो इट इज़ एमिकेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास में हिज बिहेवियर इज़ सो चाइल्ड लाइक दैट नो वन लाइक हिम। हिज बिहेवियर इज़ सो चाइल्ड लाइक दैट नो वन लाइक हिम। इट इज़ चाइल्ड लाइक। ठीक है, चाइल्ड लाइक नॉट चाइल्डिश। अब हम आते हैं कोर्स। सीरियल्स होता है वो। ठीक है, सीरियल्स CEREALS, सीरियल नहीं होता है। ओके, यूज़ द फॉलोइंग ईडियम पुट आउट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पुट आउट? पुट आउट का मतलब होता है टू रिमूव ए पोटेड प्लांट फ्रॉम इट पोट एंड प्लांट इट इन ए गार्डन। पुट आउट मतलब कोई प्लांट आपने प्लांट कर रखा है, गार्डन कर रखा है, उसको आपको रिमूव करना है, दैट इज़ कॉल्ड द पुट आउट। टू कम टू टर्म, टू कम टू टर्म्स। टू कम टू टर्म्स का मतलब आता है कहीं या किसी के पास। टू मूव टू कम टू टर्म, टू कम टू टर्म्स इसका मतलब होता है ग्रेजुअली एक्सेप्ट ए सैड सिचुएशन। ओके, दैट इज ग्रेजुअली वी आर एक्सेप्टिंग ए सैड सिचुएशन, दैट इज द टू कम टू टर्म्स। इन द ब्लूज, अब है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब होता है मीन्स फील जनरली सैड और मेलानचोली। मेलानचोली इज द सैड सिचुएशन। इन द ब्लूज का मतलब ऑल्सो ए सैड सिचुएशन। ओके, फीलिंग द सैड सिचुएशन। एंड नेक्स्ट है टू गो अगेंस्ट द ग्रेन। टू गो अगेंस्ट द ग्रेन। टू गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है इंक्लाइनेशन और फीलिंग ऑफ समवन और समथिंग कॉन्ट्रेरी टू द नेचुरल इंक्लाइनेशन। इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है कि आप नेचुरल जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट जा रहे हो। गो अगेंस्ट द ग्रेन्स इज़ लाइक पुअर, बी इन बैड, द वर्स्ट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज़। एंड नेक्स्ट वन इज़ लैंड ऑफ मिल्क एंड honey. Land of milk of honey. What is this? Very near future when a smoke originating in the lava has spread around the world causing crops to fail. इस डिस्पोनियन नॉवल भी है ये। लैंड ऑफ द मिल्क एंड हनी इज फूड क्रॉप आर रैपिडली डिसअपियरिंग। लैंड ऑफ द मिल्क एंड हनी का मतलब है कि जो फूड ग्रेन्स है वो रैपिडली क्या हो रही है, डिसअपियरिंग हो रही है। इट इज़ सिचुएशन। लैंड ऑफ फूड एंड मनी को हनी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेयर देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ फूड एंड मनी एंड लाइफ इज़ वेरी इजी। हाउ टू यूज़ लैंड ऑफ मनी एंड वैसे स्मोक है, वैसे ये दो सिचुएशंस में यूज़ में ले सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इसको जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में माना गया है, द मीनिंग ऑफ लैंड ऑफ मनी एंड हनी इज़ ए प्लेस वेयर देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ फूड एंड मनी एंड लाइफ इज़ वेरी ईजी। ओके, सो इट इज़ ये एक नॉवल भी थी, वेल्थ एंड कैटास्ट्रॉफ ऐसा कुछ, मतलब एक बुक थी ये, उसमें ऐसा कुछ कहा गया था, बट एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही होता है कि जहाँ प्लेंटीफुल आपको मतलब अनाज मिल जाए और यू आर नाउ सर्वाइविंग देयर वेरी इजीली। इट इज़ अ रोल्स वी प्ले टू सर्वाइव मोस्ट ऑफ ऑल। ओके, तो इट इज़ एटमॉस्फेरिक एंड पोएटिक सस्पेक्टफुल नॉवल अबाउट ऑल मैनर ऑफ द appetites for power, food, love, life. It is a novel also, I said. Now this is complete.